हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूरियस केमिस्ट। अगला जो सीरीज है हमारा बायोलॉजी में वो रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर बायोलॉजी, जिसमें आप अपने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल्स के बारे में सीखोगे। एक इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक आपके बायो के इसका। अगर मैं मार्क्स वेटेज की बात करूँ ये चैप्टर के 10th स्टैंडर्ड में, सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 मार्क्स। इट डिपेंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 मार्क्स। तो जनरली यहाँ पे अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं बोर्ड एग्जाम में तो कितना गेन कर पाओगे? जनरली 3 to 6 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आता है, क्वेश्चंस इसके आते हैं। एंड सबसे ज़्यादा सिंपल जो चैप्टर है पूरे बायोलॉजी में वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? एज द नेम सजेस्ट, बहुत सिंपल सी चीज है इसमें। जैसे यहाँ पे आपको नाम बताया है, कंट्रोल मतलब क्या? काबू में रहने वाली चीजें जो आप खुद कंट्रोल कर सके, जो आप खुद से कर सके। करेक्ट? कंट्रोल मतलब क्या? जो आपके खुद के अंडर में खुद से कर सके। और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? ऑब्वियसली सबको कोऑर्डिनेशन का मीनिंग यहाँ पे पता ही होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर काम आप कर रहे हो तो वो कितना कोऑर्डिनेट होके आप कर पा रहे हो, या कितना सपोर्ट के साथ मिला जुला के आप वो चीज़ों को कर रहे हो। तो इट ऑल कम्स, आपके बॉडी में भी ये चीज़ें होती है। आपकी बॉडी में भी एक पार्ट की वजह से पूरा का पूरा बॉडी चल रहा है ऐसा नहीं होता। Different organs, then again different systems, they are coordinating with each other. They are coordinating with each other, and then they are working, and then they are working for your survival, then they are working for your सर्वाइवल। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में या इस पोर्शन में, अब हम जो आज स्लाइड चालू कर रहे हैं उस पूरे स्लाइड में आप पढ़ने वाले हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सबसे पहला जो मेजर पोर्शन हम आज खत्म करने वाले हैं वो खत्म करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। ठीक है, फिर अगला जो इसका सीरीज आएगा, अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं तुम्हारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर के बारे में, तो आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इवन इफ आई टॉक अबाउट कंट्रोल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं, किस में? एनिमल्स में। हम किस में बात करें? यहाँ पे मैं कोई भी टर्म यूज करूंगी तो याद रखना बच्चों, मैं यहाँ पे एनिमल्स के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात कर रही हूँ। तो एनिमल्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो इंपॉर्टेंट सिस्टम आते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट सिस्टम आते हैं। वो सिस्टम सबसे पहला होता है नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सबसे पहला सिस्टम जो वर्क करता है वो है नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम वर्क करता है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम वर्क करता है? एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है। अब बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं इन दोनों सिस्टम में, तो जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, ये नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। करेक्ट? दिस नर्वस सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्व सेल से बने होते हैं। फिर न्यूरॉन सिस्टम में तुम अपने ब्रेन को भी ले लो, फिर उसके बाद से तुम अपना स्पाइनल भैया को भी ले लो, स्पाइनल कॉर्ड को भी ले लो। ठीक है, उसके बाद से एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ है। किससे बना है? एज नेम सेट, सिस्टम मतलब क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, विथ विथ तुम लिख सकते हो स्पेशलाइज सेल। अगर मैं डिफरेंशिएट करके ही बताऊं तुमको, सबसे इजी वे है ये रिवीजन का। ठीक है, डिफरेंशिएट करके पढ़ लो। उसके बाद से नर्वस सिस्टम में एक और पॉइंट क्या आ जाता है आपका, कि नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है? इट हैपेंस थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इट हैपेंस थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इट हैपेंस थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगर तुमको याद हो, इट हैपेंस, अगर ऐसा कोई नाम अगर आपके टीचर ने भी बताया हो आपको, विया न्यूरो ट्रांसमीटर्स, विया न्यूरो ट्रांसमीटर्स, एक्शन न्यूरॉन ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन न्यूरॉन ट्रांसमीटर। जैसे स्पाइडरमैन बैटमैन, वैसे हमारे बॉडी में एक्शन न्यूरॉन ट्रांसमीटर। ठीक है,
हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूँ तो भाई साहब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से वे में सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, हमारे केमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, ठीक है, केमिकल्स के फॉर्म में ये सिग्नल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाया जाता है, एंड दिस इज डन विया हॉर्मोन्स। ओके, दिस इज डन, हार्मोन की स्पेलिंग गलत होगी भाई, से लिख देती हूँ, हॉर्मोन्स, बस अब सही होगी, ठीक है। उसके बाद से देखो, अभी यहाँ पे नर्व नर्व सिस्टम है तो ऑब्वियसली न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ पे चीजें कैसे जाती है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूँ तो इट यूजेस आर सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड। आपको पता है ना, ब्लड इज आर कनेक्टिव टिश्यू, 9th में पढ़ा होगा तुमने टिश्यू वाले चैप्टर में, कि ब्लड comes under which, ये कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कम्स अंडर विच टिश्यू, इट कम्स अंडर कनेक्टिव टिश्यू, करेक्ट। थोड़ा सा रिकॉल करा के दे दिया तुम लोगों का। अब देखो नर्व सेल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जैसे ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। मैसेजेस का जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और यहाँ पे अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ तो ट्रांसमिशन जनरली अकॉर्डिंग टू दैट, वो जो ट्रांसमिशन का पार्ट है वो यहाँ पे स्लो होता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन इज जनरली स्लो, धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पैक्ट होता है उस चीज का, ये ट्रांसमिशन का जो इम्पैक्ट होता है वो शॉर्टर टाइम के लिए रहता है, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए रहता है। मतलब तुरंत आपके सामने कोई क्विक डिसीजन लेना हो, कुछ आ गया, आपको रिएक्ट करना हो, तब नर्वस सिस्टम आपका रोल प्ले करता है। लेकिन ये जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स का जो रोल आता है ना, तो ये लंबे समय तक के लिए चलता है, इट गोज फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, इट गोज फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। मान लो आपका ग्लैंड सिग्नल दे रहा है हाइट बढ़ाने का, तो हमेशा लंबे पीरियड के लिए रहेगा। अगर जब तक उसने सिग्नल दिया और सिग्नल देने के बाद से आपकी हाइट बढ़ गई, और जब उसने सिग्नल देना बंद कर दिया तो तुरंत आपकी हाइट छोटी हो गई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो उसका जो असर होता है वो लंबे पीरियड के लिए रहता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे, ये कुछ कुछ बोलते हैं ना बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप था आपके इस चैप्टर का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अब आ जाते हैं दूसरे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, आर यू फैमिलियर विद दिस डायग्राम? ऑब्वियसली एवरीवन इज। सो दिस इज न्यूरॉन, ये क्या है? ये है हमारे न्यूरॉन। What is this? This is a neuron. Neuron is also called as structural. It is also called as structural and functional. क्या बुलाया जाता है इसको? It is also called as structural and functional unit of nervous system. It is also called as structural and फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी यहाँ पे तुम्हें पार्ट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। पार्ट्स में से सबसे पहला आ जाता है डेंड्राइट। आई डोंट नो ये क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, यहाँ पे मैं क्विकली बता देती हूँ। तो ये these are branched cytoplasmic like processes that arise from the cell body, and ये वही जगह है जहाँ पे information is acquired and it is transmitted in the form of electric impulse। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका सबसे मेन रोल लिखना पड़ा तो मैं क्या लिखूंगी कि ये वही जगह है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया जाता है, एंड एक्वायर करने के बाद इट इज ट्रांसमिटेड, उसको ट्रांसमिट किया जाता है in the form of electrical impulse, in the form of electrical impulse। कौन सा फॉर्म में किया जाता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में इसको किया जाता है। उसके बाद से आ जाओ सेल बॉडी पे, ठीक है। सेल बॉडी मतलब क्या? हमारा साइटोन, ठीक है। सेल बॉडी मतलब क्या? हमारा साइटोन। इसकी बात कर रही हूँ मैं। किसकी बात कर रही हूँ अब नेक्स्ट? हमारे सेल बॉडी के बारे में। तो जो हमारा सेल बॉडी है, this is the part of neuron which gives off certain branch structure that is called as dendrites, ठीक है। एंड इट possesses a nucleus। तो हमारे इस बॉडी के अंदर में क्या प्रेजेंट है? इस बॉडी के अंदर में हमारा इट possess न्यूक्लियस, एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि वो सिंगल न्यूक्लियस से बना हुआ है। उसके बाद से हम जाते हैं इसके थर्ड पोर्शन पे विच इज एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन एक लंबा सा स्नेक टाइप अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एक्सॉन। सो ये क्या है? इट इज सिंगल
single, just like you. It is single, long and segmented fiber. It is single, long and segmented fiber. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. दिस थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज सिंगल, लॉन्ग एंड सेगमेंटेड फाइबर, जिसके थ्रू आपका जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है. जिसके थ्रू आपका इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, एंड ट्रैवल करने के बाद वो कहाँ पे जा रहा है, अगर यहाँ पे तुम देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला एंडिंग वाला, these are called as axon terminal. These are called as axon terminal, also said nerve endings. ठीक है, तो इसके लास्ट एरियाज में ऐसे स्वॉलन पार्ट होता है छोटा छोटा. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब तुम्हारा यहाँ पे मान लो, तुम इमेजिन कर लो तुम कोई सिग्नल हो, यहाँ पे अगर बाहर हो तो तुम केमिकल फॉर्म में हो. जैसे ही तुम इसके अंदर आ गए तुम इलेक्ट्रिकल में बदल गए. फिर यहाँ से तुम रोलर कोस्टर करते हुए इधर एंडिंग में आ गए. एंडिंग में आने के बाद क्या होगा, जब तुम इस पॉइंट से निकलोगे, देन अगेन यू आर कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. आप फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से किस में बदल जाते हो, केमिकल सिग्नल में. आप किस में बदल जाते हो, केमिकल सिग्नल में. अब हमारे बॉडी में मल्टीपल न्यूरॉन होते हैं. अब ये पहला न्यूरॉन है, इसके पीछे एक और न्यूरॉन होगा, उसके पीछे तीसरा न्यूरॉन होगा. तो आप केमिकल फॉर्म में अगर होगे तो जैसे ही आप न्यूरॉन में एंटर किया आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल जाओगे. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलने के बाद आप पूरे बॉडी से ट्रैवल करोगे. पूरे बॉडी से ट्रैवल करने के बाद आप एक्सॉन एंडिंग में पहुंचोगे. एक्सॉन एंडिंग में पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि फिर से आपको दूसरे न्यूरॉन में जंप मारना है. तो जैसे ही जंप मारने जाओगे, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाओगे. और फिर से केमिकल सिग्नल में जैसे ही तुम कन्वर्ट हो गए, एंडिंग में आके तुम बाहर दूसरे न्यूरॉन की तरफ जंप मारोगे. दूसरा न्यूरॉन फिर से तुमको लेगा और किस में बदल देगा, तुमको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देगा. ठीक है, so this nerve ending possess membrane enclosed vesicles which contains your neurotransmitters. Now this ending part, ये जो ending part है ना, ये इनके पास क्या होता है, तुम्हारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं. क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं. अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रोल क्या है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यू टू रिमेंबर. तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर केमिकल सिग्नल्स. ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, लगे तो मैं दूसरे पेज पे लिख देती हूँ इसको ताकि तुम लोग याद रख पाओ इस चीज को. जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स, क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर्स. तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर केमिकल सब्सटेंस. दे आर केमिकल सब्सटेंस that neurotransmitters are chemical substance that carry messages from one of cell from one of cells across the synapse to the next nerve or muscles और ग्लैंड्स. तो ये आपके केमिकल सब्सटेंस जो मैसेज है आपका, ठीक है, वो नर्व सेल्स के अक्रॉस भी पहुंचा सकता है, सिनेप्स के थ्रू, या फिर मसल्स में भी पहुंचा सकता है, या फिर ग्लैंड्स में भी पहुंचा सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद से देखो ये अभी यहाँ पे तुम्हारे एक्सॉन को ना माइलिन शीट की एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेयर होती है. इट इज यूज टू कवर योर एक्सॉन. अब यहीं पे अगर तुम देखो ठीक से ऑब्जर्व करो, ये मेरा माइलिन शीट का लेयर है. ठीक है, आउटर लेयर है, और उसके बीच में यहाँ पे एक होल है, गैप है. ठीक है, ये गैप इज कॉल्ड एज नॉड्स ऑफ रैनवियर. इट इज कॉल्ड एज नॉड्स ऑफ रैनवियर एंड दिस इज नॉन माइलेटेड या नॉन myelinated area. This is non-myelinated area. This is non-myelinated area. Nodes of Ranvier क्या है,
नॉन माइलिनेटेड एरिया। अब मैं एक बात बताऊं तुमको, मान लो दिस इज योर नर्व वन, क्या है ये तुम्हारा नर्वस वन है, नर्व वन है, तो यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा दूसरा न्यूरॉन होगा, उसके बीच में गैप होगी, क्या होगी यहाँ पे गैप होगी, ठीक है। अब ये जो गैप है, इस गैप को रेफर किया जाता है एज सिनेप्स, इस गैप को क्या बोला जाता है सिनेप्स। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, सिनेप्स की डेफिनेशन याद करना। सो जनरली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, मतलब एक्सॉन का एंड टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज रेफर्ड टू एज सिनेप्स, ठीक है। अब एक और पॉइंट है तुम्हारे नर्व सिस्टम में जो मैं बताना चाहूंगी तुमको, तो उससे पहले एक एक चीज लिख लो, शॉर्टकट अगर लिखना चाहते हो तो। सिनेप्स मतलब क्या, एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, इट इज कॉल्ड एज सिनेप्स, ठीक है। अब आ जाओ, एक और टॉपिक है यहाँ पे, इससे जो हम कवर कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कौन से टाइप के होते हैं, करेक्ट, सबसे पहला आ जाता है तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, इट एक्ट्स एज रिसेप्टर न्यूरॉन, ठीक है। तो अभी डे बाय डे अगर आप देखो, ठीक है, डे बाय डे हमारे आसपास बहुत सारे स्टिम्युलीज होते हैं, ठीक है, तो ये न्यूरॉन क्या करता है, स्टिम्युली पता है ना, स्टिम्युली इज एन इवेंट और सब्सटेंस विच अलाउज बॉडी एक्टिविटी, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में होने वाली ऐसी चीजें जिससे आपका बॉडी रिएक्ट करे, वो होता है स्टिमुली, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिसेप्टर न्यूरॉन का काम करता है, आपके स्टिमुली को इन्वायरमेंट से कलेक्ट करता है और उसको कहाँ पे भेजता है, उसको कहाँ पे भेजता है, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा टाइप है वो है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब एक एक ब्रांच तो गया, एक ब्रांच ने क्या किया, एक ब्रांच ने इंफॉर्मेशन लिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन लिया और इंफॉर्मेशन किसको दे दिया, सीएनएस को दे दिया, ठीक है। अब कोई और तो चाहिए ना जो सीएनएस से इंफॉर्मेशन लाके बॉडी तक दे, करेक्ट, तो ये करने का काम कौन करता है, तुम्हारा मोटर न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच में ब्रिजिंग का काम, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम कौन करता है, इंटर इंटर या फिर रिले न्यूरॉन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर या फिर रिले न्यूरॉन, आप उसको बोल सकते हो। तो इट कनेक्ट्स टू ब्रेन रीजन एंड फॉर्म कनेक्शन बिटवीन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। सो यहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम जो एक पहला पार्ट था तुम्हारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का, वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद से हम जाते हैं अभी हमारे अगले टॉपिक पे, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ब्रेन, आप पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो अगर मैं बताऊं आपको, सो ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल्स एवरी फंक्शन ऑफ आर ह्यूमन बॉडी। सो अगर मैं ब्रेन की बात करूं, तो ब्रेन हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो हर एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन हो गया, बॉडी पार्ट का फंक्शनिंग हो गया, सब कुछ ही ब्रेन अकेला क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है। ब्रेन हमारा, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, इट इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। हम पढ़ किसके बारे में रहे, पहले ये लिख देती हूँ, मैं टॉपिक लिख देती हूँ, ओके, याद दिला दिया करो बच्चों टॉपिक लिखने का। हम पढ़ रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं हमारे ब्रेन को, भेजे को, दिमाग को, ठीक है। एंड इट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट complex organ, it is considered as most complex organ, ठीक है। almost it manages almost every function in the human body, ठीक है। अब हमारा ब्रेन कहाँ लोकेटेड है, अगर तुम ठीक से देखो तो हमारा ब्रेन, अगर मैं लोकेशन की बात करूं हमारे ब्रेन की, तो हमारा ब्रेन इट इज लोकेटेड इन अ बोनी स्कल, it is located in our bony skull, which is also called as cranium, it is also called as cranium, ठीक है, cranium। तो एक
एक क्रैनियल कैविटी डेवलप हुई है। अगर तुम यहाँ पर ठीक से देख पाओ, ये जो खोपड़ी वाला हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये बोनी स्कल कर रहा है। सो अगर ब्रेन का लोकेशन किसी ने भी पूछा तो बोलना उसको कि घुटने में नहीं है, घुटने में ब्रेन का लोकेशन नहीं होता है, वो कहाँ होता है? बोनी स्कल, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रैनियम, उसके अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद से देखो, आपके ब्रेन का अगर मैं डिजाइनिंग बता दूं तो ये जो है, ये हार्ड हार्ड आउटर पार्ट, ये हो गया आपका बोनी स्कल, ठीक है। इसके अंदर मैं अलग अलग कलर से बता देती हूँ। इसके अंदर ये पहली लेयर ब्लू कलर की, फिर उसके बाद से एक दूसरी लेयर बना देती हूँ, दिस इज योर सेकेंड लेयर, ठीक है। उसके बाद से एक तीसरी लेयर बना देती हूँ येलो कलर की, ठीक है। ये 3 लेयर, तो ऐसे 3 थिन मेम्ब्रेन्स है हमारे ब्रेन में। क्या है? ऐसे 3 थिन मेम्ब्रेन्स है। देर आर 3 थिन मेम्ब्रेन्स, देर आर 3 थिन मेम्ब्रेन्स, जो हमारे ब्रेन को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। जो हमारे ब्रेन को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। सॉरी 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 सॉरी, आई जस्ट हैड अ मिस्टेक हियर, मैंने गलती से वो कन्वर्ट टेक्स्ट वाला कर लिया। सो सॉरी सो सॉरी। थ्री थ्री थिन मेम्ब्रेन्स होती है हमारे यहाँ पे, मैंने अलग अलग कलर से इसलिए डिनोट किया है। अगर तुम ठीक से देखो तो ये है हमारी खोपड़ी, ये है हमारी खोपड़ी। ये खोपड़ी और ब्रेन के बीच में ऐसे 3 अलग अलग मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाएंगी, ठीक है। एंड इन लेयर के अंदर होता है, इन लेयर के अंदर, अब अच्छा हाँ, एक और चीज, दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज मेनिंग्स, दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? मेनिंग्स, ठीक है। अब इन लेयर के अंदर तुम्हारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और हमेशा याद रखना, ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है? कि वो तुम्हारे दिमाग को न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? वो तुम्हारे दिमाग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फिर उसको कुशनिंग इफेक्ट देगा, मतलब एकदम ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट इफेक्ट देगा, गद्दे जैसा एकदम आराम से रखेगा वो तुम्हारे दिमाग को। उसके बाद से इट अलाउज यू फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन। मान लो किसी ने, आपके दोस्त ने पीछे से और आपके सर पे एक टपली मारी, टक देना, एकदम टप देना, टपली मारी, तो क्या होगा? आपका ब्रेन को झटका लगेगा ना, आपके ब्रेन को झटका लगेगा। अब उस समय क्या, कौन सा कंडीशन होता है? शॉक कंडीशन ही हुआ ना ब्रेन के लिए। तो उस समय जो एकदम हाई इंटेंसिटी पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, वो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, आपके ब्रेन तक ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे मेनिंग्स वहां पे तैनात है, हमारे जवान वहां पे तैनात है। अगर मैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है हमारा ब्रेन? 3 मेजर पार्ट में हमारे ब्रेन को आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। सो एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। यस, चलो से स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्रेन को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ मैं यहाँ पे आपके पास। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में 3 मेजर पार्ट है, 3 मेजर पार्ट है। सबसे पहला आ गया फोर ब्रेन, सबसे पहला आ गया क्या आपका? फोर ब्रेन। उसके बाद आ गया आपका क्या? मिड ब्रेन। क्या आ गया आपका? मिड ब्रेन आ गया, ठीक है। उसके बाद से क्या आ गया आपका? हिंड ब्रेन आ गया। क्या आ गया आपका? हिंड ब्रेन आ गया। तो मैं लोकेशन वाइज बता दूं आपको, उससे पहले हम इसके देख लेते हैं पहले कि क्या क्या है। तो फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज मेन बिकॉज इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इट इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इट इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। मतलब इसमें अब सारा, अब जो भी सोच रहे हो ना, जो कुछ भी सोच रहे हो, वो सब काम फोर ब्रेन करता है, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका सबसे पहला सेरिब्रम। क्या आ जाता है? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम क्या होता है? इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। व्हाट इज सेरिब्रम? सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ये हमेशा याद रखना, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन।
सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। एंड जितना भी चीज है लाइक मसल फंक्शन हो गया, स्पीच हो गया, थॉट्स हो गया, इमोशन हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लर्निंग हो गया, जितनी भी चीजें हैं इट कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो ये सब कंट्रोल करेगा, सब कंट्रोल, इट कंट्रोल्स योर मसल, अगेन योर इमोशंस, अगेन आपके थॉट्स, अगेन आपकी फीलिंग्स। सब चीजों को कंट्रोल करने वाला कौन? सब चीजों को कंट्रोल करने वाला आपका सेरेब्रम, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्पेस क्या कर रहा है वहां पे, ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर दूसरा जो इसमें सब टाइप आ जाता है वो आता है इंटर ब्रेन। ठीक है, इंटर ब्रेन का काम क्या होता है? इट इज द posterior part of your forebrain and it is responsible for the control of your, it is responsible for the control of the, it is responsible for the control of the sleep and wake cycle. It is responsible for the control of your sleep and wake cycle. अब इसमें तीसरा पार्ट क्या आ जाता है तुम्हारा? इसमें तीसरा पार्ट आ जाता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसमें आ जाते हैं तुम्हारे अलग अलग टाइप के लोब्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं फोर फोर ब्रेन की बात करूं तो फोर ब्रेन में आता है आपका ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या? टू डिस्टिंग्विश, to help you distinguish, like to help you distinguish different smells। ये क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट स्मेल को आपको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। ठीक है, प्रेडिक्ट, परसिपिशन, प्रिसेप्शन पे लाएगा कि कौन सी ऑर्डर आ रही है, कौन सी ऑर्डर आ रही है, क्या स्मेल कर रहा है, क्या नहीं स्मेल कर रहा है, ये सब चीजें आपको उससे समझ में आएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं मिड ब्रेन में। नाउ मिड ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन योर एग्जामिनेशन, फिर भी मैं बता देती हूँ इसका काम क्या होता है। मिड ब्रेन का आपका काम होता है सिर्फ और सिर्फ ऑडिटरी एंड विजुअल चीज़ों को देखना। इट ओनली हेल्प्स इन मैनेजिंग ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग्स। ठीक है, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या देख रहे हो, ये सब चीज़ों को संभाल के रखने वाला कौन? मिड ब्रेन। इन सब चीज़ों को संभाल के रखने वाला कौन? मिड ब्रेन। अब आ जाते हैं हिंड ब्रेन पे। नाउ हिंड ब्रेन इज अंडर, इट ऑल्सो कम्स अंडर इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड फोर ब्रेन तो है ही है। ठीक है, फोर ब्रेन तो हमारा है ही है इंपॉर्टेंट पार्ट में। तो अब हिंड ब्रेन भी तीन अलग अलग चीजों को कॉम्प्रोमाइज करता है। सबसे पहला आ जाता है पॉन्स। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है पॉन्स। तो एक बल्जी स्ट्रक्चर होता है। अब इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉन्स का जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट इज सिचुएटेड बिटवीन, इट इज सिचुएटेड बिटवीन दी मिड ब्रेन, आपके मिड ब्रेन, ठीक है, आपके मिड ब्रेन एंड मेड्यूला के बीच में रहता है। आपके मिड ब्रेन एंड मेड्यूला के बीच में रहता है। एंड इट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अब ये पॉन्स का रोल प्ले क्या होता है? इट रेगुलेट्स योर रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सो ये तुम्हारे हिंड ब्रेन का काम है। ये तुम्हारे हिंड ब्रेन का, हिंड ब्रेन में जो मौजूद पॉन्स है वो पॉन्स का सबसे बड़ा रोल है ये। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है इसमें सेकंड, इसमें हिंड ब्रेन में सेकंड आ जाता है तुम्हारा सेरिबेलम। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सेरिब्रम बताया था। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सेरिबेलम की। अभी ये जो सेरिबेलम है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लिटिल ब्रेन, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लिटिल ब्रेन। सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन करके भी कंसिडर करते हैं। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट रोल इज टू मेंटेन, दैट रोल इज टू मेंटेन posture, maintain posture and gesture of the body। posture, gesture या फिर बैलेंस बोल लो। ठीक है, या फिर आप बैलेंस बोल लो, किसका? बॉडी का, किसका? बॉडी का। ठीक है, तो आपके बॉडी के जो कहते हैं ना कि
आप कैसे बैठोगे, आप कैसे चलोगे, आपके बॉडी के ये कितने होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका फोर ब्रेन है। आपके फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है, जो हम ग्लैंड्स में पढ़ेंगे। फिर आपका बीच में आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद से हम बात कर रहे हैं अभी हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन में यहाँ पे देखो छोटा सा, मैंने क्या बताया था, मिड ब्रेन और मेड्यूला के बीच में है क्या हमारा पॉन्स। क्या है हमारा पॉन्स। फिर उसके बाद से ये देखो, ये लिटिल ब्रेन हमारा क्या है, वो सेरिबेलम। हमारा लिटिल ब्रेन इज सेरिबेलम एंड सेरिब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट। यू कैन सी इट इज ऑक्यूपाइंग एरिया वाइज, cerebrum is बिगेस्ट एंड cerebellum is स्मॉलेस्ट। फिर आ जाता है हमारा मेड्यूला। सो हमारे मेड्यूला का क्या रोल है, मेड्यूला का क्या रोल है, हमारे मेड्यूला का सरनेम भी है ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो हमारे मेड्यूला का काम क्या है, इट इज लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन कौन से एक्शन होते हैं, जो आपके विल के बिना चलते हैं, या इट डजंट कम्स अंडर योर विलिंग फंक्शन। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, ब्रीद कर लिया आपने, ब्रीदिंग आप रोक सकते, मतलब खुद के अंडर कंट्रोल में आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर उसके बाद से अगर हार्ट रेट की बात करूं तो हार्ट रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो ब्लड प्रेशर भी एक पॉइंट हो गया है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर अगर कभी आपको वॉमिट करना है तो उसमें भी आप, you cannot interfere to your body. Okay, so these saliva secretion and everything comes under your, yeah, it is controlled by your medulla. It is controlled by, खुद नहीं दिख रहेगा तुमको, हाँ ये दिखेगा, हाँ, इट इज कंट्रोल्ड बाय योर मेड्यूला। ठीक है, ये लिख लो थोड़ी देर के लिए, उसको ऐसे ही रख दो, बिकॉज वाइल आई वाज टीचिंग वो स्लाइड नहीं दिख पा रही थी, इसलिए मैंने अभी उसको ऊपर किया है। यस, ओके, ठीक है। फिर अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, सो ये देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं तो आगे तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शन के वगैरह के बारे में भी हमें पढ़ना है। ये रिफ्लेक्स आर्क वाला जो टॉपिक है ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक 2 लाइन का टॉपिक मैं बता देती हूँ आपको। वो हमारे 2 लाइन का जो टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है वो, स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो इट इज अ कॉलम ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, इट इज अ कॉलम ऑफ नर्व टिश्यूज। तो वो ऐसे एक लंबा सा आपको कॉलम दिखेगा एंड इट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ नर्व टिश्यूज। एंड कहाँ से होता है, अगर इसके लोकेशन की बात करूँ, स्ट्रेट फ्रॉम योर ब्रेन टू द लोअर बैक। Straight, it comes from your brain to the lower back, and it controls almost all the reflex actions. It controls almost all reflex action. ठीक है, it controls almost all reflex actions of human body. ठीक है, उसके बाद से it is protected, अभी आपका जो spinal cord है it is protected by vertebral column. It is protected by vertebral column. ये क्या करता है, it protects, किसको प्रोटेक्ट करता है, it protects our spinal cord. It protects our spinal cord. ठीक है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाई जाती है, ताकि शॉक सिस्टम को या फिर शॉक एब्जॉर्प्शन के काम आ जाए। तो हमारे इसमें भी वो कुशनिंग इफेक्ट एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द इंजरी। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था स्पाइनल कॉर्ड का। अब जैसे तुम्हारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, इसलिए फ्रिक्वेंट एक 20 मिनट्स 30 मिनट्स के रिविजन वीडियोस में डालती रहूंगी विथ लेस गैप्स। आई ट्राई टू पुट मोर वीडियोस till your examination. I want utmost revisions which will be completed by you. So अगले लेक्चर में हम रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, एंडोक्राइन सिस्टम, फिर उससे बीमारियां, अगर कुछ शॉर्टकट पता है तो वो सब मैं आपको अगले वीडियोस में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।